बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दी डॉक्टर शो विद डॉक्टर मोहम्मद शाहिद के एक और प्रोग्राम के साथ खुशामदीद। आज का प्रोग्राम बहुत ख़ास है क्योंकि मेहमान बहुत ख़ास हैं हमारे साथ, और आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर पे। ब्लड प्रेशर क्यों होता है पाकिस्तान में, नंबर्स क्यों बढ़ रहे हैं हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के, इस पे तफसील से बात करेंगे। और पाकिस्तान में ब्लड प्रेशर की वजूहात क्या हैं। आज हमारी जो मेहमान शख्सियत हैं वो हैं डॉक्टर आमिर हमीद ख़ान, जो कि प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी हैं ज़ियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची में। आप चेयर हैं गाइडलाइंस कमेटी पाकिस्तान हाइपरटेंशन लीग के। तो सर से आज तफसील से बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ रहा है पाकिस्तान में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर द इनविटेशन। काफ़ी अर्सा हो गया आपसे मुलाकात नहीं, हमने कहा कि सर को बुलाएंगे। कैसे हैं आप, सब खैरियत है? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर आमिर ये बताएं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। देखिए, ब्लड प्रेशर मैं इसको बड़ा आम इस्तिलाह में समझाने की कोशिश करें तो जैसे कार होती है, उसका एक इंजन होता है, और इंजन में अगर आप देखें अंदर मीटर लगा होता है जिस पे रेवोल्यूशन पर मिनट काउंट होता है, वो इंजन की परफॉर्मेंस बताता है। इसी तरह से हार्ट जो है वो ब्लड पंप करता है, और ब्लड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो ऑक्सीजन कैरी करता है टू द वाइटल ऑर्गन्स। तो ब्लड प्रेशर वो प्रेशर है जो कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन के साथ शरियानों की या जो वेसल वॉल है उसके ऊपर पड़ता है। टेक्निकली स्पीकिंग ये एक पैरामीटर है जो कि हम नॉर्मली देखते हैं, और इसका कोई पैथोलॉजी यानी कि कोई डिजीज़ से ताल्लुक़ नहीं होता। ये जब एबनॉर्मली ऊपर चला जाता है और सेट हो जाता है तो फिर ये कॉम्प्लिकेशंस करता है। सो ये एबनॉर्मेलिटी क्या होती है, कितने नंबर्स पे हम कहते हैं कि एबनॉर्मल है? देखें, एवरेजेस निकाली गई हैं, हमें परफेक्ट नंबर तो आज भी नहीं पता, लेकिन जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल नंबर है वो 140/90, 140 से 90 नीचे वाला, 140 ऊपर वाला। उससे नीचे रहें तो नॉर्मल है, उससे ऊपर रहें तो हम उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक है। कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम कंट्रोल की बात करते हैं तो हमारी अपनी गाइडलाइंस भी सजेस्ट करती है कि 140/90 पहला कंट्रोल है, और उसके बाद जो दूसरा टारगेट है वो 130/80 है। तो ये हमें पता है कि अगर हम जितना नीचे लेके आएँ ब्लड प्रेशर जो टॉलरेबल हो, जिससे सिम्टम्स ना हो, लो ब्लड प्रेशर की भी सिम्टम्स हो सकते हैं, जब इतना नीचे ले आएँ कि सिम्टम्स ना हो तो वो बेस्ट ब्लड प्रेशर है। क्या सिम्टम्स होते हैं ब्लड प्रेशर के? अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो सिम्टम्स नहीं होते। ठीक है। आमतौर पे लोग कहते हैं जी मेरा सर में दर्द हो गया या मुझे गुस्सा आ गया तो मेरा ब्लड प्रेशर की वजह से ही है। ऐसा नहीं होता। अगर आपको गुस्सा आए या सर में दर्द हो तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा आपको बचाने के लिए, क्योंकि जो जिस्म है वो ये समझ रहा है कि इमरजेंसी है, और जब भी इमरजेंसी होगी बॉडी ब्लड प्रेशर को ऊपर करेगी। ये नॉर्मल चीज़ है, बिल्कुल ऐसे जैसे आप गाड़ी तेज़ चलाएंगे तो आपका इंजन तेज़ चलेगा। तो ये ब्लड प्रेशर है। अगर आपका बैठे बैठे बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी नीड के ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, हाई ब्लड प्रेशर के सो टेक्निकली कोई सिम्टम्स नहीं होते, इसलिए इसको साइलेंट किलर कहा जाता है या खामोश कातिल कहा जाता है। तो इसको किस तरह मेजर किया जाए, किस तरह पता चले कि इस बंदे को ब्लड प्रेशर है? तो वो कहते हैं नो योर नंबर्स। तो जो आपकी उम्र बढ़ती है, पहले हम कहते थे कि 18 साल के ऊपर आपको अपना ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए, लेकिन अब ये देखा गया है कि ये ब्लड प्रेशर जब आपको 18 साल की उम्र में सर उठाता है तो एक्चुअली उसकी जड़ें बहुत पहले से शुरू होती हैं। अच्छा। तो अब रेकमेंड ये किया जाता है कि स्कूल हेल्थ यानी कि स्कूल के लेवल ही के ऊपर आपके ब्लड प्रेशर जो हैं वो चेक हो जाने चाहिए। ख़ास तौर पे यू विल बी सरप्राइज्ड कि मोटापा जो है वो बच्चों में डेवलप हो रहा है। आप खुद एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, आपको पता है, तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी साथ साथ ऊपर जा रहा है। तो वो एक अच्छी जगह है जहाँ हम पहला मेजर करें। क्या ये ख़ानदान में जाता है? अगर किसी ख़ानदान में ब्लड प्रेशर है तो क्या बहुत अच्छा सवाल है कि मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपकी वालिदैन में से एक को भी ब्लड प्रेशर है तो आपको होगा। अच्छा। हाँ, इसमें कोई वो अब कब होगा ये आपने डिसाइड करना है। सो जो एक मैं रफ़ मार्जिन देता हूँ वो ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी वालदा को ब्लड प्रेशर है और 40 साल की उम्र में आया तो आपको भी लगभग 40 साल की उम्र में आपके प्रेशर राइज़ करना शुरू करेंगे। अच्छा। तो अगर आप वज़न कम कर दें और वो सारी बाकी जो चीज़ें करें जिस पर हम बात कर लेंगे तो आप 10 साल डिले कर सकते हैं ऑनसेट को। सही। तो वो बाकी बातें भी कर लेते हैं। क्या क्या हो सकता है कि क्या वजूहात होती हैं ब्लड प्रेशर की बिसाइड्स फैमिली हिस्ट्री? सो अब 95% लोगों को
एसेंशियल हाइपरटेंशन होती है, सही, जिसका अभी तक हमें नहीं पता कि क्यों होती है। सही, लेकिन हमें एक दिन पता चल, अब रिसर्च आगे जाएगी जैसे पता चल जाएगा, लेकिन हमें ये पता है कि ये जेनेटिक बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है इसका, कि अगर आपके घर में है तो ब्लड प्रेशर आएगा सही, आपको। दूसरा, 5% लोगों में ब्लड प्रेशर फिक्स किया जा सकता है, जिसे सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। गुर्दों की वजह से या गुदूद की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, शरियानों में तंगी आ जाए उसकी वजह से बढ़ सकता है, जिसको जो पर वहाँ ब्लड प्रेशर अर्ली एज पे, सही, कम उम्र में, टीन एज में, ऐसी जगह के ऊपर आ जाएगा। तो अगर आए तो वहाँ फिर मॉलेज जो है वो डेफिनेटली सेकेंडरी हाइपरटेंशन को। लेकिन अगर आपको 30s 40s में आ रहा है और आपका स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है तो वो इट्स सेल्फ एसेंशियल हाइपरटेंशन में चला जाएगा। चीज़ें ख़राब कर सकती हैं जी, लेकिन जैसे हम सॉल्ट रोकते हैं, जी, लेकिन सॉल्ट ब्लड प्रेशर की जेनेसिस में, यानी कि ब्लड प्रेशर के आने में असरअंदाज नहीं होता। सही। एक दफ़ा ब्लड प्रेशर आ जाए ठीक। फिर अगर आप सॉल्ट ले रहे हैं तो वो उसकी कंट्रोल को ख़राब कर सकता है। सही, तो मतलब मोटापा हो गया, इसी तरह से ठीक है, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ और चीज़ें जो हैं और रिस्क फैक्टर्स जो हैं हार्ट के, वो आ जाएं तो मोटापा ख़ास तौर पे, और वो वाला मोटापा जो आपके पेट के इर्द गिर्द आता है, ठीक तो है, उसकी वजह से भी हाइपरटेंशन जल्दी आ सकती है आपको। सही। किसी को अगर डायबिटीज़ या शुगर है तो उसको कितना चांस है कि उसको ब्लड प्रेशर हो जाए? ये अब हमें पता है। पहले हम अलग अलग डिजीज़ को ट्रीट करते थे कि ये शुगर है, ये ब्लड प्रेशर है, ये कोलेस्ट्रॉल ख़राब है। अब हमें पता है कि ये एक कार्डियो मेटाबॉलिक या एक डिज़ीज़ है जो एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है। तो जो लोग हाइपरटेंसिव हैं उनको डायबिटीज़ जल्दी आएगी कंपेयर टू कंट्रोल्स, जिनमें मतलब कि उन एज मैच करके आप लोगों को ले लें जिनको वो रिस्क फैक्टर नहीं है, तो उनमें लेट आएगा ब्लड प्रेशर। सो डायबिटीज़ में हाइपरटेंशन जल्दी आएगी और हाइपरटेंशन पेशेंट में डायबिटीज़ जल्दी आएगी, और इन दोनों में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा जल्दी आके शरियानों को ख़राब करेगा। आप चेयर हैं पाकिस्तान हाइपरटेंशन लीग की गाइडलाइंस की, इसके बारे में बताएं क्या है ये? ये बहुत ही एक हमने एफ़र्ट किया था। अब तो ये चौथी गाइडलाइंस आई हैं। ये प्रोफेसर अज़हर फ़ारूकी और प्रोफेसर इसहाक और ये सारे जितने बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं, आज से डेकेड्स अगो उन्होंने ये एफ़र्ट किया था और पहली गाइडलाइंस लाए थे। तो गाइडलाइंस जो हैं वो एक गाइडेंस डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, अब चूँकि ब्लड प्रेशर बहुत कॉमन है, अब अडल्ट पॉपुलेशन में आप समझ लें कि हर दूसरे बंदे को 46+% प्रेवलेंस है इसकी। तो इसका मतलब आप समझ लें कि अगर कमरे में 100 लोग हैं अडल्ट पॉपुलेशन, तो उसमें से 50 को ब्लड प्रेशर होगा। तो जब इतनी ज़्यादा डिज़ीज़ फैल जाए तो उसको ट्रीट करना आसान नहीं होता, क्योंकि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन पड़ जाता है हेल्थ केयर के ऊपर। सही, तो उसको सही तरीके से गाइड करना कि कम से कम एफर्ट और साइंटिफिक। आजकल हम उस दौर में रह रहे हैं जो कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का दौर है। एविडेंस बेस्ड का मतलब ये है कि हम वही करें जिसका हमें पता है, एविडेंस है कि इससे उसका पेशेंट को फ़ायदा होगा। और जब आप एक पेशेंट को हेल्दी करते हैं तो ओवरऑल इकॉनमी मुल्क की जो है वो भी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 2 लोग ब्लड प्रेशर की वजह से काम पे नहीं जा रहे तो उनको तो प्रॉब्लम हो ही रही है, लेकिन साथ साथ जो इकोनॉमिक लॉस है उनके काम ना करने से वो मुल्क सफ़र कर रहा है। तो बेसिकली आप हेल्थ को ट्रीट करें, तो इसलिए गाइडलाइंस बहुत ज़रूरी हैं कि हम एविडेंस बेस्ड तरीके से अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट्स पेशेंट्स को दें टू गेट कंट्रोल। तो पाकिस्तानी पॉपुलेशन में क्यों बाहर की गाइडलाइंस क्या आप काफ़ी बिल्कुल नहीं सही कह रहे हैं। आप यूँ समझ लीजिए कि आपके घर का किचन है और मेरे घर का किचन है और हमने खाना बनाना है, तो और हमारे आपके घर में आपके बच्चे हैं, हमारे घर में हमारे बच्चे हैं, हर एक का टेस्ट फ़र्क है, किचन फ़र्क है। तो गाइडलाइंस जो हैं वो लोकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको गाइड करती है। ठीक है, अब बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिस्तान में उनका पूरा बहुत ज़बरदस्त सेटअप है, यूरोप में बहुत ज़्यादा सेटअप है, अमेरिका में, पर वो गियर्ड हैं टू देयर ओन। उनकी गाइडलाइंस जो है वो उनको गाइड करेंगी। अब हमारे यहाँ फॉर एग्जांपल बहुत अच्छा सेटअप है, लेकिन हमें बेसिक हेल्थ यूनिट्स में कुछ फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं जो कि वहाँ मिल रही हैं। तो अगर मुझे पता है कि मेरे बेसिक हेल्थ यूनिट के बीच में दवाई नहीं है, ठीक है, और मैं गाइडलाइंस बना दूं बिल्कुल लेटेस्ट दवाओं के साथ, सही, तो वो बिल्कुल आप यूँ समझ लें कि वो कारतूस एम्प्टी होगा, उससे कोई शिकार नहीं हो सकता। ठीक है, तो गाइडलाइंस ख़ास तौर पे लिखना कि आपकी अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों देखते हुए लिखा जाए। अच्छा, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये दौर है साइंटिफिक प्रोग्रेस का, और ब्लड प्रेशर
बहुत ही रैपिडली, मतलब कि बिलियंस ऑफ लोग जो हैं तकरीबन 2050 तक इन्वॉल्व हो जाएंगे इस डिजीज़ में। तो इसको कंट्रोल करने के लिए साइंटिफिक रिसर्च की भी ज़रूरत है। तो गाइडलाइंस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो साइंटिस्ट भी यूज़ करते हैं। डॉक्टर आमिर, आपने क्या चेंज महसूस की बाहर की गाइडलाइंस में और हमारी लोकल गाइडलाइंस में? क्या चेंज है ट्रीटमेंट के लिहाज से? बिल्कुल। हम एविडेंस ही को फॉलो करेंगे, और एविडेंस जो है वो जितनी हमारे यहाँ स्टडीज़ नहीं होती, स्टडीज़ वहीं होती हैं। सही। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल कि एस इनहिबिटर्स एक दवा है जिससे खांसी होती है। ठीक है। जापानीज़ पॉपुलेशन में वो खांसी का जो इंसिडेंस है वो तकरीबन 50% है। ठीक है। तो एस इनहिबिटर सारी दुनिया में फर्स्ट लाइन थेरेपी में की जाती हैं, जापानीज़ गाइडलाइंस में नहीं है। ठीक है। क्योंकि उनकी पॉपुलेशन में जो एस के साथ खांसी होती है वो बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने उसको रेलीगेट कर दिया। हमने ये एफर्ट किया कि जितना लोकल हमारा लिटरेचर है, जैसे आज आप अगर कोई रिसर्चर है या आप जानना चाहेंगे पाकिस्तानी पॉपुलेशन में खांसी का क्या इंसिडेंस है, तो आप जा सकते हैं और आपको पता चलेगा ये 6 से 9% है। ठीक है। जबकि इससे पहले ये चीज़ें क्लियर नहीं थी। सही। तो बहुत ज़्यादा डाइग्रेशन नहीं है, लेकिन हमने जैसे लाइफस्टाइल चेंजेस हैं उसके बीच में हमने स्टेप 0, स्टेप 1, स्टेप 2 को इंट्रोड्यूस किया है। स्टेप 0 इज़ अवेयरनेस। अब बाहर के ममालिक में अवेयरनेस बहुत अच्छी है, हमारे यहाँ बिल्कुल ज़ीरो है। तो ज़रूरी है कि हम स्कूल लेवल के ऊपर, ऑफिसेज़ में, जनरल मैस मीडिया में अवेयरनेस क्रिएट करें कि भाई अगर आप वज़न कम करते हैं, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आप 10 kg वज़न कम कर लेते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर 5 से 20 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक गिर सकता है नीचे। और इसका मुआवजना अगर आप करें, द मैक्सिमम डोज ऑफ वन सिंगल एंटी हाइपरटेंसिव एक ले लेते हैं, कहते हैं पिल ए, उसका मैक्सिमम अगर आप डोज देंगे तो उससे जो ब्लड प्रेशर मीन गिरता है वो अप टू 12 मिलीमीटर्स गिरता है। तो अगर आपने 10 kg वज़न लूज़ कर दिया तो एक साल में आप प्रॉबली आपका ब्लड प्रेशर 20 मिलीमीटर मरकरी गिरेगा, तो तकरीबन 8 मिलीमीटर ज़्यादा गिर रहा है। अब चूँकि ज़रा थोड़ा मुश्किल होता है वज़न लूज़ करके मेंटेन करना, तो इसलिए लोग दवा पे चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने गाइडलाइंस के बीच में रीइंफोर्स की हैं। डॉक्टर आमिर, आपके ख्याल से चौथी गाइडलाइंस आ गई है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ ही रहा है, ओबेसिटी, मोटापा बढ़ ही रहा है, अवेयरनेस भी बढ़ रही है, लेकिन फिर भी लोग जो हैं वो अमल नहीं कर रहे। उसकी क्या वजह है? बहुत अलार्मिंग सवाल है, और हम हर मीटिंग में इसी चीज़ के ऊपर वो करते हैं। गाइडलाइंस हमने लिखी, लेकिन जब हमारी साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस होती है तो अगर आप पूछें कि भाई कितने लोगों ने लोकल गाइडलाइंस पढ़ी हैं, तो आपको 1-2 हाथ ऊपर उठते नज़र आते हैं। सही। अब उसकी वजह यह है कि हम लोग ट्रस्ट नहीं करते, हम अपने फिजिशियंस को, अपने स्कॉलर्स को, अपने रिसर्चर्स को ट्रस्ट नहीं करते। तो हम कहते हैं कि अच्छा नहीं, हम बाहर वाली गाइडलाइंस को पढ़ लें। हम अगर कोई अपनी टॉक बना रहे हैं तो हम रेफरेंस जो है वो इंटरनेशनल गाइडलाइंस को। एक बड़ी, मैं आपको फ़नी सा वाक़या बताता हूँ। मैं एक WHO का आर्टिकल पढ़ रहा था, और उसके बीच में जब हमने 3rd गाइडलाइन लिखी थी तो उसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट लिखी है कि पाकिस्तान के पास अपनी गाइडलाइंस हैं, लेकिन ये लोग बाहर की गाइडलाइंस को रेफ़र करते हैं, फॉलो करते हैं। अच्छा, गाइडलाइंस जो हैं वो आमतौर पे उनको ज़िंदा रखने के लिए, जो मैंने पिछली 2 गाइडलाइंस में, क्योंकि मेरा इत्तेफाक हुआ अगर मैं दोनों में चेयर था, मैंने क्वेश्चंस डाले हैं एट द एंड ऑफ द गाइडलाइंस। तो अगर फिजिशियन के पास, और अब तो ऑनलाइन है, अब ये पहली गाइडलाइन है जो 4th नेशनल गाइडलाइन है जो जर्नल ऑफ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन में छपी है, उसको आप ऑनलाइन भी एक्सेस कर सकते हैं। उसमें पीछे क्वेश्चंस है, सिंपल क्वेश्चंस के भाई आपने कौन सी डिवाइस यूज़ करनी है, कैसे मेजर करना है, अगर किसी को शुगर है तो कैसे ट्रीट करना है, अगर किसी की किडनी ख़राब है तो आपने किन दवाओं से ब्लड प्रेशर। तो वो सारे सवाल हैं फॉर फिजिशियंस, तकरीबन 21-22 सवाल हैं। अगर फिजिशियंस उसको करें तो वो इसको प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हैं। इट्स अ वेरी यूज़र फ्रेंडली डॉक्यूमेंट। दुनिया की किसी और गाइडलाइंस में ये सहूलत नहीं है पीछे। इस गाइडलाइन का फ़ायदा क्या है? अब ये है कि प्रैक्टिकली बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो अब इसको एंडोर्स कर रहे हैं, और इसको लेके पाकिस्तान में वर्कशॉप्स कराई जा रही हैं फॉर फैमिली फिजिशियंस ऊपर से नीचे तक, ताकि हम एक पेज पे आ जाएं। और मैं आपको
मिसाल दे देता हूँ, पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी ब्लड प्रेशर की स्टडी हुई है कोबरा ट्रायल, वो न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में छपी है। आई वाज लकी कि मैं भी उसका पार्ट था। मैंने तस्वीर देखी थी जब आप उसका पार्ट थे। सो डॉक्टर तज़ीन जाफ़र ने उसको लीड किया था, उसने हमें बहुत इन्फॉर्मेशन दी है। और उसमें जो एक जो पहली स्टडी थी उसमें उन्होंने ये दिखाया कि आप दवाइयाँ दें, एक में सिर्फ फिजिशियंस को ट्रेन करें और एक में दवाइयाँ दें, फिजिशियन को ट्रेन करें और घर में भी जाके आगाही पैदा करें ब्लड प्रेशर के बारे में। तो हम इस नतीजे पे पहुँचे, अब ये एविडेंस है कि ये जो जहाँ फिजिशियन को भी ट्रेन किया गया, जहाँ घर पे भी जाके जो यानी कि घर में खाना पका रही हैं या हाउस वाइफ उनको ट्रेन किया गया और चीप एविडेंस बेस्ड मेडिसिन इर्द गिर्द सप्लाई की गई, मतलब सप्लाई नहीं की गई, अवेलेबल की गई अपनी दुकानों में, फार्मेसीज़ में। तो उससे बेस्ट कंट्रोल आया। और वो सिर्फ कंट्रोल उस वक़्त नहीं आया, उसके बाद फिर स्टडी हुई है जो 7 से 8 साल बाद हुई है, जिसका इम्पैक्ट हमने देखा कि वो जो फ़र्क आया था ब्लड प्रेशर में वो कंटिन्यू किया। तो अब हमारे पास अपना लोकल एविडेंस है और ये सारी चीज़ें हम अपनी गाइडलाइंस में डाली हैं कि हमारे पास पैटर्न्स भी हैं, हमें तरीके भी पता हैं और हम गवर्नमेंट को इसके ऊपर एडवाइस भी कर रहे हैं कि आप ये तरीका है, इस तरह से आप उसको डील करें। डॉक्टर आमिर हमीद, हम गवर्नमेंट को तो एडवाइस कर रहे हैं, हम लोगों को कैसे एडवाइस करें कि खाने पीने में निहारी पाए उसको कम करें, ये बताएं। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान में अगर आप देखें तो हमारे एक अगर मुझसे आप पूछें कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो हाइपरटेंशन नहीं है, वो ओबेसिटी या मोटापा है। और मोटापा जो पेट के इर्द गिर्द आ रहा है, और हमारी जो डाइट है वो सबसे बड़ा उसको ब्लेम करते हैं, क्योंकि हमारी डाइट जो रिफ़ाइंड कार्बोहाइड्रेट्स में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रिफ़ाइंड कार्बोहाइड्रेट चीप है, उसको ईज़िली अवेलेबल है। तो मतलब अगर आपने चाय पीनी होगी तो समोसा आएगा, तो समोसा इज़ प्योर रिफ़ाइंड कार्बोहाइड्रेट। तो उससे ये होता है कि इंसुलिन बॉडी में निकलती है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, और इंसुलिन जो है चर्बी बनाती है पेट के इर्द गिर्द। जब वो होता है तो फिर इंसान एक हद जब क्रॉस करता है तो फिर बॉडी इमरजेंसी में चली जाती है और फिर ब्लड प्रेशर को भी ऊपर ले जाती है, शुगर भी ऊपर चली जाती है, इन सब चीज़ होती है। तो आई थिंक कि हमको एक तो वक्त पे खाना चाहिए, मील्स का साइज़ को थोड़ा सा छोटा करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो रिफ़ाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे अगर आप रोटी एक खा रहे हैं वो खा लें, आप सब्ज़ी ज़्यादा ले लें, चम्मच से खाना शुरू कर दें। सही। लेकिन अगर हम रोटी पर बेस करेंगे या चावल पे बेस करेंगे या ब्रेड पे बेस करेंगे तो ये अगर आप थोड़ा बहुत चल फिर भी रहे हैं तो भी आपको वो मोटापा आहिस्ता आहिस्ता आता रहेगा। और हमारा जो पाकिस्तानी है पतला पैदा होता है, लेकिन जब बड़ी उम्र में जाता है तो पेट बाहर होता है। ठीक है। और ये सिर्फ हमारे पाकिस्तान की नहीं है, इंडिया में भी, श्रीलंका में भी, जहाँ जहाँ रिफ़ाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, तो उधर जैसे चीनी, चावल, मैदा, आटा, आलू, दूध बेसिक, तो वहाँ ये चीज़ है। तो निहारी का ये है कि अगर तो सेरेमोनियली खाई जाए ईद पर तो ठीक है, लेकिन अगर उसको हम रोज़ खाएं या कमर्शियली अवेलेबल निहारी को खाएं तो वो बुरा है। सही। वो क्यों बुरा है? एक तो ये है कि वो भी आप नान के साथ खाएंगे जी। और दूसरा ये है कि उसके बीच में जो कमर्शियल लेवल के ऊपर इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, दे आर हम इस चीज़ का, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पेट बड़े आराम से ख़राब हो जाता है। आप दुबई चले जाएं और वही चीज़ें खाएं तो आपका नहीं। तो हम जो हमारे जो मसाले यूज़ किए जाते हैं, ये जो ऑयल यूज़ किया जाता है, ये जो ऑयल रीयूज़ किया जाता है, वो ब्लड प्रेशर के लिए भी और हार्ट डिजीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। ठीक है डॉक्टर आमिर हमीद, हम कुछ मरीज़ आते हैं वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तब हम दवाई ले लेते हैं, जब ठीक होता है तो हम दवाई नहीं लेते, तो ब्लड प्रेशर की दवाई कब तक लेनी चाहिए? मैं उनको ये कहता हूँ कि ये मीठी गोली नहीं है। सही। ये आपको सपोर्ट करेगी कि जो आपकी शरीयान नॉर्मल से ज़्यादा टाइट हो गई है वो ढीली हो और ढीली रहे, और वो ढीली तब तक रहेगी जब तक आप दवा लेंगे या आप अपना ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर लें, यानी सॉरी अपना वेट ड्रॉप कर लें तो ब्लड प्रेशर भी ड्रॉप हो जाएगा। अगर आपने 20 kg वज़न लूज़ कर दिया और आप साल नीचे रख सकते हैं। और मैं आपकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि कैंसर पेशेंट्स में मैंने ये चीज़ नोट की कि वो लोग जो 4 मेडिसिन ले रहे थे ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए, जब कैंसर हुआ तो वेट लॉस बड़ा ड्रास्टिक हुआ, मतलब 20 30 kg वज़न कम हो गया। एंड मैं आपको बताऊं कि तमाम वो लोग ज़ीरो ड्रग पे आ गए, यानी कि उनको बंद करनी पड़ी दवाएं क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर लो होना शुरू हो गया था। तो ये एक बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल है कि अगर आप सस्टेन्ड वेट लॉस करेंगे तो आपको दवा लेने की भी, तो आप दवा एक्चुअली बंद भी कर सकते हैं, बट अगर आप नहीं कर रहे
तो मोस्ट ब्लड प्रेशर की दवाएं फॉर लाइफ होती हैं, ठीक और ये सर के दर्द वाली दवा नहीं है ठीक है। कि आप दें और फिर उसके बाद छोड़ दें। क्या पतले लोगों में ब्लड प्रेशर हो सकता बिल्कुल हो सकता है, और ये बिल्कुल गलत ख्याल है कि जो मोटा बंदा है उसी को ब्लड प्रेशर होगा। जेनेटिकली पतला बंदा भी इफ़ेक्ट हो सकता है और उसको उसी तरह से हो सकता है, एंड उसमें शायद बफर उतना ज़्यादा ना हो जितना मोटे बंदे में है। तो बिल्कुल बिल्कुल चहलकदमी, वॉक, इसका कितना रोल? तो इसको हम सस्टेन्ड एरोबिक एक्सरसाइज कहते हैं, कि वो तमाम एक्सरसाइजेस जिसमें अगर आप चलते हैं तो अच्छा है, स्विमिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, जहाँ दिल की रफ्तार ऊपर जाए, ऊपर सस्टेन्ड रहे और फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आए। और कितनी ऊपर जाए, ये आपका नेक्स्ट सवाल होगा कि कितनी ऊपर जानी चाहिए। तो हर बंदा अपना टारगेट रेट कंट्रोल कर सकता है, कैलकुलेट कर सकता है। तो 220 माइनस एज, आपकी एज मतलब कि अगर 70 साल है फॉर एग्जांपल, और तो आपकी 150 100% टारगेट होगा। और कार्डियोलॉजिस्ट जनरली रेकमेंड करते हैं कि 85% ऑफ दैट 150, जो कि 135 के करीब आएगा, कि आप वार्म अप करें 5 मिनट, वॉक करें या जॉग करें, जो भी करना है, आप अपने हार्ट रेट को उस 85% के ऊपर लेके आएँ, 20-25 मिनट उस पर रखें और फिर कूल डाउन करके आहिस्ता आहिस्ता बंद करें। तो अगर ये आप हफ्ते में 150 मिनट या 30 मिनट्स 5 टाइम्स अ वीक अगर आप ये करेंगे, तो उससे सिग्निफिकेंटली ब्लड प्रेशर को फ़र्क पड़ता है। आजकल ये होता है कि डॉक्टर के पास कौन जाए, घर में एक हाइपरटेंसिव है मरीज़ ब्लड प्रेशर वाला, तो उसी की दवाई इस्तेमाल कर ली जाए। तो क्या मुमकिन है कि घर में अगर जो भी दवाई अवेलेबल है वो हम इस्तेमाल करें? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है ये। बिल्कुल ऐसे है जैसे आपका भाई जो है वो आपसे कद में भी बड़ा है और उसका जुस्सा भी बड़ा है और आप उसका पजामा पहन के फिर रहे हो, तो लोग मजाक ही उड़ाएंगे। तो इसी तरह से आपको टेलर करना पड़ता है थेरेपी को। ठीक है। आपको मालिज आपका देखेगा, आपके रिस्क फैक्टर्स देखेगा, वेट, हाइट, सब चीज़ें देख के और टेस्ट कराएगा, गुर्दों का फंक्शन देखेगा, और फिर अप्रोप्रिएटली फर्स्ट तो गाइडलाइंस के मुताबिक 3 ऐसी दवाएं जिनको हम इक्वल वेटेज पे फर्स्ट लाइन थेरेपी कहते हैं, उनमें से एक चूज़ करेगा। ठीक है। ये नहीं हो सकता कि आपके दादा की दवा है, उनको प्रोस्टेट की भी प्रॉब्लम है, वो उनको दवा मिली हुई है और आप उठा के उसका फर्स्ट लाइन थेरेपी ले लें। ये देखते हैं ना आप मरीज? ये बिल्कुल ये है और ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये जो दवाइयाँ हैं डायूरेटिक्स, ये क्या हमारे पॉपुलेशन में, क्योंकि ये चीप दवाइयाँ हैं, थोड़ी सस्ती दवाइयाँ हैं, क्या ये हमारे मरीज़ों में, लोगों में ये फ़ायदेमंद हो सकती हैं? अब ये अच्छी दवाएं हैं और बिल्कुल चीप भी हैं और सो ईज़िली अवेलेबल हैं, और लेकिन ये है कि ये अकेले वीक होती हैं, ये कॉम्बिनेशन में यूज़ की जाएं। तो अभी जो हमारी गाइडलाइंस कहती हैं कि अगर आपको ब्लड प्रेशर हो गया है तो आपको कम से कम लो डोज की 2 दवाओं की कॉम्बिनेशन से स्टार्ट किया जाए, एक से नहीं। और एक से ना करने का ये है साइंस उसके पीछे, कि अगर आप एक दवा लेंगी तो बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो उसके ख़िलाफ़ काउंटर मैकेनिज़्म ऑन कर देती है और आपका ब्लड प्रेशर कुछ हफ्ते नीचे रहेगा, फिर ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसी 2 दवाएं चूज़ करें जो एक दूसरे को काउंटर करती हैं, तो वो 2 तरफ से काउंटर मैकेनिज़म्स को ब्लॉक करती हैं, तो उसमें बड़ा सस्टेन्ड ब्लड प्रेशर नीचे जाता है। डॉक्टर आमिर, जब हम प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे होते हैं एज अ फिजिशियन, तो मरीज़ कहता है ज़रा हल्का हाथ रखिएगा दवाइयों पे, थोड़ी मिकदार ज़रा कम दे दीजिएगा, तो इस बारे में क्या ख्याल है आपका कि आदत ना बन जाए? कि अच्छा है ना, आदत बनने की जहाँ तक बात है कि मैंने आपको बताया ब्लड प्रेशर की ताहयात होगी टिल आप कुछ ऐसी चीज़ करेंगे ब्लड प्रेशर नीचे आ जाए। और हम स्टार्ट सिर्फ उसी सूरत में करेंगे इंश्योर करके हफ्तों के ऊपर कि आपको वाकई ब्लड प्रेशर है। आप 29% में नहीं आते जिनका डॉक्टर को देख के ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिसको हम वाइट कोट हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक है। तो हाथ हल्का रखना, मरीज़ की जो आवाज़ है उसमें भी वेटेज है, और वो वेटेज इस तरह से है कि वो कह रहा है कि यार मुझे आप 4 दवाएं देंगे तो शायद मैं मिस कर दूँ 1-2, तो आप मुझे कम से कम दवाएं दें। तो इसलिए आजकल फिक्स्ड ड्रग कॉम्बिनेशन, या जिसे FDC कहते हैं, सिंगल पिल फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन, एक दवा होती है उसमें 2 दवा या 3 दवा का कॉम्बिनेशन आ जाता है। लेकिन वो आप वहाँ तब जाएंगे जब आप सिंगल पिल्स अलग अलग यूज़ करके ब्लड प्रेशर को उस लेवल पे ले आते हैं, फिर उसको आप समझिए कि आगे क्रूज़ मोड में डालने के लिए फिर आप उसको फिक्स, ताकि वो रोज़ 1 गोली ले या 2 गोली ले। और ये स्टडीज़ ने दिखाया है कि अगर आप 2 गोली ले रहे हैं वर्सेस 4 गोली ले रहे हैं तो आपकी कंप्लायंस यानी कि आपकी एबिलिटी टू टेक ड्रग्स वो बेहतर हो जाती है।
इसकी अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल में ना रखा जाए तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? सिंपल तरीका ये है कि ब्लड प्रेशर, आप यूँ समझ लें कि आपके घर में एक प्रेशर पंप लगा हुआ है, ठीक है, और आपकी जो वॉशरूम है उनकी जो सील्स हैं वो उस प्रेशर पर चलती हैं। ठीक। तो अगर आप वो प्रेशर पंप हर वक्त ऑन रहेगा तो आपके जो वॉशरूम की, आपके नलकों की सील जल्दी ख़राब हो जाएंगी और वो लीक करना शुरू कर देंगे। तो हमारी प्रेशर सील्स कहाँ लगी हुई हैं? दिमाग में है, हार्ट में है, जिगर में है, किडनीज़ में है। तो ये सारे के सारे ऑर्गन एंड ऑर्गन्स कहलाते हैं, और एंड ऑर्गन डैमेज होता है जब ब्लड प्रेशर सस्टेन्ड ऊपर रहते हैं। इनकी शरियानें ख़राब हो जाती हैं, ये लीक करना शुरू कर देते हैं, और फिर उसमें हार्ट अटैक हो सकता है, फालिज हो सकता है, गुर्दा फेल हो सकता है। और शरियाने जो हैं, शरियाने भी एक ऑर्गन है जो इतना नेटवर्क है रोड्स का बिछा हुआ जिस्म में, तो उसमें भी अगर अंदर खुरदरापन बढ़ता जाता है तो वहाँ भी क्लॉट जमा हो सकता है, और आपकी टांग काटनी पड़ सकती है या हाथ काटना पड़ सकता है। एज अ कार्डियोलॉजिस्ट दिल पे क्या इसके असरात होते हैं? दिल में ये सबसे बड़ा और मोस्ट स्टडीड रिस्क फैक्टर है ब्लड प्रेशर हाई होना हार्ट डिजीज़ के पॉइंट पर। और जब मैं हार्ट डिजीज़ की बात करता हूँ तो मैं हार्ट अटैक या शरियानों की डिज़ीज़ की बात करता हूँ। तो उसका सबसे डायरेक्टली एसोसिएट, आप जितनी भी स्टडीज़ लें तो अगर शुगर 30% है तो ब्लड प्रेशर 70% होता है उस पॉपुलेशन में जो कि हार्ट अटैक के बाद स्टडी हो रही होती है। तो बहुत 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 क्लोज एसोसिएशन है। दवाइयों की कीमत के हवाले से बात करें, आप तो चेयर हैं, तो आप अगर, क्योंकि दवाइयाँ सस्ती होनी चाहिए, अगर 50% पॉपुलेशन, एडल्ट पॉपुलेशन को अगर हाइपरटेंशन है तो इस बारे में आप क्या गाइडलाइंस क्या कहती हैं हुकूमत? गाइडलाइन, हमने जो कोबरा ट्रायल, हमने बार बार कोबरा ट्रायल को रेफ़र किया है, और उसमें हमने यही चीज़ की थी कि हम चीपेस्ट पॉसिबल ड्रग जो है वो उन फार्मेसीज़ में जो उस रिसर्च एरिया को वो कर रही थी वहाँ हमने सप्लाई, मतलब कि कोशिश की कि वो अवेलेबल हो। तो आपको ड्रग चाहिए, चाहे वो ड्रग आप, मतलब आप गाड़ी ऑल्टो भी चला सकते हैं और आप मर्सिडीज़ भी चला सकते हैं, लेकिन वो उनका काम क्या है? आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी लेके जाना। तो चीप एविडेंस बेस्ड ड्रग्स, कि अगर कहा गया है कि डायूरेटिक यूज़ करो तो आप डायूरेटिक यूज़ करें। डायूरेटिक्स में भी डिफरेंट वो प्राइस रेंज आती है उसके बीच में। तो चीपर ऑलवेज टू बी, आपका नुस्खा ऐसा हो ये कि वो या तो रोटी खाएगा या दवा खाएगा, तो आप ऐसे कोशिश करें कि समटाइम्स गाइडलाइन से हटना भी पड़ता है कि अगर पेशेंट कहता है मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। सो गाइडलाइंस का एक और जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि जब आप रजिस्ट्रीज़ बनाते हैं, आपको तो पता ही है कि जब स्टडीज़ होती हैं या जब आप एक डिज़ीज़ को ट्रीट कर रहे हैं और आपने रजिस्ट्रीज़ बनाई तो आपको फीडबैक देता है कि इतने लोग ये चीज़ इसलिए नहीं ले रहे। अब मिसाल मैं आपको देता हूँ, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स जो हैं बहुत अच्छे एंटी हाइपरटेंसिव थे, पर एक्सपेंसिव, रिलेटिवली एक्सपेंसिव थे जब लॉन्च हुए थे अमेरिका में, और डायूरेटिक्स तो थे वो चीपेस्ट थे। तो ये मैं 2005 की बात कर रहा हूँ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 2005 का जो मार्केट सर्वे था उसके बीच में एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स की जो प्रिस्क्रिप्शन थी वो कहीं ज़्यादा थी कंपेयर टू डायूरेटिक्स, डिस्पाइट द फैक्ट कि डायूरेटिक्स चीप थे। तो मैं एक जगह लेक्चर दे रहा था, पढ़ा रहा था स्टूडेंट्स को, तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये क्यों समझते हैं कि एक मरीज़ जो है चीप दवा दे के अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकता है, तो वो ज़्यादा महंगी दवा दे के क्यों अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर रहा है? तो एक स्टूडेंट ने बड़ी अच्छी बात की, वो खड़ा हुआ, उसने कहा कि सर इसलिए क्योंकि ये जो है महंगी वाली जो दवा है इसके लिए ये दिखाया गया है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स कम से कम है, और जो डायूरेटिक है वो लेने के बाद पेशाब आता है, तो अगर आप किसी जवान आदमी को जो ऑफिस में काम कर रहा है उसको बार बार जाना पड़ता है पब्लिक वॉशरूम में, तो वो अवॉइड करेगा उसको। तो ये चीज़ें भी हमें कंसिडर करनी चाहिए कि जब हम दे रहे होते हैं कि दवा के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, तो मिनिमल साइड इफ़ेक्ट्स होने चाहिए। तो अगेन वही मैंने आपसे कहा कि पेशेंट को सामने रखते हुए आपको टेलर करनी पड़ती है थेरेपी, बिकॉज फॉर लाइफ टाइम लेना है उसने, और किस दवा के मर्ज़ के लिए लेना है जिसकी कोई अलामात ही नहीं है। डॉक्टर आमिर, ये बताएं कि ये जो ब्लड प्रेशर है हमारे जो पाकिस्तानी पॉपुलेशन में कौन सी दवाइयाँ इफेक्टिव हैं इसमें? फर्स्ट लाइन जो हम बात फर्स्ट लाइन वही है जो वेस्टर्न में, बिल्कुल वही है, बिकॉज ये चीज़ हमने जितनी भी स्टडीज़ देखी हैं उसके बीच में साउथ एशियन पॉपुलेशन जिसमें हम भी आ जाते हैं, कुछ इधर भी स्टडीज़ हुई हैं और कुछ वो लोग जो यहाँ से जाके वेस्टर्न सोसाइटीज़ में सेटल हो गए उनको स्टडी किया गया है।
और उसमें ये दिखाया गया है कि ये वाली दवाएं उतनी ही इफ़ेक्टिव हैं जो कॉकेशियन या गोरी पॉपुलेशन में वो हमारे ऊपर भी हम भी बिल्कुल वैसे ही बिहेव करते हैं। तो वही ARBs, ACE इनहिबिटर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, डायूरेटिक्स, इसको हम कहते हैं फर्स्ट लाइन इक्वल वेटेज, यानी कि इनमें से कोई भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप देखें कि किसी को थोड़ी स्वेलिंग हो रही है या थोड़ी एज ज़्यादा है तो उसको आप डायूरेटिक्स प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा हम ऑलवेज 2 दवाओं के लो या मॉडरेट डोज कॉम्बिनेशन से शुरू करेंगे। तो 2 फर्स्ट लाइन थेरेपी से हम स्टार्ट करेंगे। आखिर में हमारे नाजरीन के लिए कोई पैगाम? अब मैं जो कहता हूँ कि मोटापा जो है वो क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम है, और सबको मेरे भी, हम चूँकि हम डाइट से बच नहीं सकते अपनी, तो अपनी डाइट को हम जितना मॉडिफाई करें और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स कम उसमें करें। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप गोश्त खाएं, लेकिन अगर आप फ़िश खा सकते हैं, हम कराची में रहते हैं, हम बिरयानी खाते हैं, तो फ़िश खाना जो है वो एक्चुअली प्रोटेक्टिव है ब्लड प्रेशर के ख़िलाफ़ और हार्ट डिजीज़ के ख़िलाफ़। तो अगर आप 14 खाने जो आप हफ्ते में खाएंगे उनमें से 6 फ़िश के अराउंड बेस करते हैं, उसके साथ चुकंदर का जूस अगर आप रोज़ पी रहे हैं, एविडेंस बेस है कि आप उससे ब्लड प्रेशर 1 से 3 से 5 मिलीमीटर मर्करी गिरा सकते हैं अगर आप एवरी डे चुकंदर ले रहे हैं अनस्वीटेंड, उसमें शुगर नहीं डालनी है। ठीक है। और इसी तरह से पत्तों वाली सब्ज़ी, पत्तों वाला सलाद, ये जितना ज़्यादा खाएंगे ब्लड प्रेशर को फ़ायदा होता है। तो मोटापा, रेगुलर एक्सरसाइज हमें प्रिवेंट करना है इसको, और उसके लिए ये कि अगर हम स्कूल के लेवल से, यानी कि अपने बच्चों को मेक श्योर करें कि वो हेल्दी लाइफस्टाइल में जाएं, तो आई थिंक ब्लड प्रेशर को हम कंट्रोल कर सकेंगे। अभी हम दूर दूर तक कंट्रोल के उस पर नहीं है। प्रोफेसर डॉक्टर आमिर हमीद ख़ान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में बहुत आने का। शुक्रिया। नाजरीन, जैसे डॉक्टर आमिर हमीद ख़ान ने कहा कि अपना वज़न कंट्रोल में रखें, खाने पीने में एहतियात करें, सब्ज़ियाँ, चुकंदर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और वॉक, इसको ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं ताकि ब्लड प्रेशर हो तो बहुत लेट स्टेज में हो, क्योंकि अगर जेनेटिक्स में है, जैसे डॉक्टर आमिर ने कहा, तो फिर होने का तो अंदेशा है, लेकिन इसको हम थोड़ी देर से थोड़ा टाइम प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।